अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद आप सबको एपिडेमियोलॉजी की लेक्चर ऑफ द सीरीज़ में। आज के एपिडेमियोलॉजी के लेक्चर में बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक को जो है ना हम कवर करेंगे, और उस अहम टॉपिक का जो टाइटल है उसका नाम है काजेशन ऑफ द डिज़ीज़, कि डिज़ीज़ के असबाब क्या हैं। वैसे डिज़ीज़ के असबाब को पढ़ने के लिए जो एक ख़ास जो है ना ब्रांच है मेडिसिन का, उसको कहते हैं एटियोलॉजी। एंड एटियोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी की जाती है डिज़ीज़ की काजेशन को या उसके असबाब को या उसके रीज़न्स को। आपको पता है कि डिज़ीज़ की कोई भी डिज़ीज़ ऐसे ख़ुद ब खुद से नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई असबाब होता है। वो असबाब या तो बायोलॉजिकल हो सकता है। बायोलॉजिकल में क्या होगा, या तो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, या पैरासाइट होगा, या प्लाज्मोडियम होगा। दूसरा जो असबाब हो सकता है वो हो सकती है एनवायरमेंटल, माहौल। अगर आपका माहौल साफ़ सुथरा नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है, जिसमें आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशंस, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सारे वो असबाब होते हैं कोई किसी न किसी डिज़ीज़ को काज करने में। थर्ड होता है फ़िज़िकल फैक्टर्स। फ़िज़िकल फैक्टर आपकी बाहर ऐसे कामकाज कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे फॉलिंग होने के जो है ना आपको जो है रिस्क हो सकती है। या कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हैवी मशीनरी की वाइब्रेशन यूज़ होती है, जिससे आपके मसल्स के अंदर डिज़ास्टर हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, जिसको फटीग सिंड्रोम भी कहते हैं। तीसरा जो होता है वो काज हो सकती है, असबाब हो सकते हैं, वो केमिकल फैक्टर्स होते हैं। आप ऐसे ही कामकाज कर रहे हैं या ऐसे पेशे में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको केमिकल से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल मैकेनिक में लोग जो बच्चे काम कर रहे होते हैं या जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन के जो है ना पार्टिकल से एक्सपोज हो रहते हैं, फ्यूम से। डेंटिंग पेंटिंग में जो काम कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ की केमिकल से एक्सपोज हो रहे होते हैं और इनहेल कर रहे होते हैं, जिससे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। या जो लोग कोल माइन में काम कर रहे हैं तो उनको नेमोसाइटिस केरानाइटिस जो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे जो हो सकता है वो रेडिएशन हो सकती है। आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, या जो लोग जो है ना एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं, दे आर एक्सपोज टू दी रेडिएशंस, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जेनेटिक बीमारियाँ या कैंसर होने के चांसेस हो सकती है। तो ये वो सारे असबाब हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई डिज़ीज़ होती है। तो ये असबाब अगर किसी भी शख्स के बॉडी के अंदर इंटर हो जाए या उसके एनवायरनमेंट में पाया जाए, तो वहाँ पर एक इनफरादी लेवल पे, इज्तिमाई लेवल पे, या किसी कम्युनिटी को ख़ास किस्म की बीमारियाँ जो है ना कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग कॉटन फैक्ट्री के नज़दीक रहते हैं, उनमें से एक दो लोग जो कॉटन फैक्ट्री में काम करते होंगे, चलो उनको तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो कॉटन फैक्ट्री के नज़दीक रह रहे हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसी तरह की आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उस रिस्क इन्वायरमेंट के सराउंडिंग रह रहे हैं। तो कॉटन फैक्ट्री के चिमनीज से जो डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड और रेस्पिरेट और जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल, दे आर एक्सपोज टू देम, वो भी उनसे एक्सपोज हो रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं, तो इनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रोथमैन ने जो है ना काजेशन की जो है ना कंसेप्ट जो है ना एपिडेमियोलॉजी में बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उनकी एसोसिएशन निकालना। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर है तो वो बड़ा इजी जो है ना, आप उसकी ब्लड कल्चर करके या स्टूल कल्चर करके या स्पुटम का कल्चर करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ द काज ऑफ द टीबी।
आप उसका स्पुटम चेक कर लें, चेस्ट एक्सरे करा लें और जेन एक्सपर्ट्स करा लें, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस या मेंटोस टेस्ट करा लें। मेंटोस टेस्ट भी जो है ना बच्चों में होता है टेस्ट, उसके ज़रिए से भी फाइंड आउट हो सकती है कि बायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ द काज ऑफ द टीबी। या स्टूल डीआर कराया तो उसमें वाइब्रो कॉलोरा आया या ई कोलाई आया या एंटेबेबा आया, तो उससे पता चल जाएगा कि इसको डायसेंट्री है, बेसिलरी डायसेंट्री है या एबेबिक डायसेंट्री है या वाइब्रो कॉलोरा है। बट दो जो रिस्क फैक्टर है उनकी एसोसिएशन फाइंड आउट करना इज़ नॉट ए ईजी जॉब। तो वो हमने पहले हिल्स के 8 काजेशन क्राइटेरिया में पढ़ा था। अब आज आप पढ़ते हैं रोथमैन के लिहाज से कि 2 किस्म की काज बड़ी ज़रूरी होती है उसके टर्म्स को, एक होता है सफिशिएंट काज, एक होती है नेसेसरी काज। सफिशिएंट काज एंड वर्सेस नेसेसरी काज। ओके, अब ये देखें, मैं आपके लिए एक छोटा सा पाई चार्ट बना रहा हूँ। इसमें देखें ये फैक्टर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये फैक्टर्स लो सोशो इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है ना न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, डी जो होता है वो होगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और ये सैनिटेशन, और ई जेनेटिक भी हो सकती है, और एफ जो है ना वो बायोलॉजिकल हो सकता है। अब इस कंसेप्ट को समझना चाहिए। ये जो पाई चार्ट है इसमें देखिए मैंने मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर जो है ना निकाले हैं। तो रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो एक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो लाइकलीहुड होता है कि किसी डिज़ीज़ को काज करने में। लाजमी बात है लो सोशो इकोनॉमिक होगा तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां आगे जाके, जिनकी फैमिली के अंदर इकोनॉमिक बहुत कम है तो मेल न्यूट्रिशन के बच्चे पैदा होने के, लो बर्थ बेबी बच्चे पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी एक फैक्टर है। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर तो बच्चे जो है ना लो बर्थ बेबीज़ पैदा होंगे, मेंटल रिटार्डेड बच्चे पैदा होंगे या स्टंटेड चाइल्ड होंगे, या बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रही है तो बच्चे में जो है ना स्टंटेड होंगे और मेल नरिश होंगे, या हद से ज़्यादा मिल जाए तब भी ओवरवेट हो सकता है। तो ये फैक्टर्स दोनों ही किस्म की काम करती है, या हद से ज़्यादा हो तब भी डिज़ीज़ काज करती है, या उसकी रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट है ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कम हो तब भी डिज़ीज़ काज करती है। मिसाल के तौर पर जैसे न्यूट्रिशनल है, अगर ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट से कम हो तो ये क्या करेगी, मरासमस, आयरन डिफिशिएंसी। अगर ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो तो क्या करेगा, ओवरवेट एंड ओबेसिटी काज करेगी। आयरन डिफिशिएंसी, ठीक है ना, एंड स्टंट चाइल्ड वो भी ज़्यादा करेगी। क्लियर दैट, अगर ये कम हो नॉर्मल से। तो कोई भी रिस्क फैक्टर अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो या नॉर्मल रेंज से नीचे हो, दोनों असबाब में, दोनों वजूहात में, दोनों ही वजूहात में जो है ना डिज़ीज़ काज करती है। नाउ दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है ना एक फैक्टर है जो डिज़ीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां काज करती है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की मैंने बातें की। जेनेटिक फैक्टर्स भी जो है ना एक काज फैक्टर है जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज करती है, जो फैमिली टू फैमिली रन करती है। मिसाल के तौर पर थैलेसीमिया, अगर थैलेसीमिया मेजर जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, जो अगर आपके इट्स अ कैरियर, अगर माइनर से जाके मिलते हैं तो दोनों कज़नजेनियस मैरिजेज़ होती हैं, तो उसमें थैलेसीमिया जो है ना वो फैमिली टू फैमिली रन करती है। तो कज़नजेनियस मैरिजेज़ में जेनेटिक डिजीज़ जो है ना ज़्यादा रन करती है।
तो एंड इससे जो मेन इंपॉर्टेंट जो ये है बायोलॉजिकल फैक्टर, जो बायोलॉजिकल फैक्टर में वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या प्रोटोजोआ जो है ना वो डिजीज़ काज कर सकती है। एंड देन दी सैनिटेशन, पूर सैनिटेशन, अगर पूर सैनिटेशन होगी आपके एनवायरनमेंट में जो है ना सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशन नहीं है तो उससे बहुत से जो है ना बैक्टीरिया या वायरसेस या पैथोजिन जो है ना वो क्या करते हैं, कॉलोनाइज करते हैं, वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी सैनिटेशन अनहाइजीनिक पूर कंडीशन, पूर हाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि हर एक फैक्टर जो है ना वो सफिशेंट है डिज़ीज़ काज करने में। एक सपोज़ हम ये ले लेते हैं, स्मोकिंग ले लेते हैं, पर्सनल बिहेवियर में स्मोकिंग भी ले लेते हैं, फैक्टर जी, स्मोकिंग हो गया। अब आप देखिए एक सफिशेंट फैक्टर जो है ना, अच्छा इसमें से हर एक फैक्टर को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट काज भी कहते हैं। हर एक सफिशेंट, हर एक देखिए ना ABCDEFG ये हर एक क्या है, ये कंपोनेंट है, तो इसको लिए कंपोनेंट काज भी कहते हैं। हर एक कंपोनेंट काज जो है ना सफिशेंट काज है। जैसे सपोज़ अगर हम स्मोकिंग को ले लें, एक स्मोकिंग जो है ना वो आगे जाके COPD कर सकती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकती है। मींस सफिशिएंट काज, एक कंपोनेंट काज भी जो है ना वो प्रोसीड कर सकती है किसी भी आउटकम को। तो काजेशन के लिए ये आपने याद रखना है कि काज हमेशा प्रोसीड करता है आउटकम की तरफ, आउटकम की तरफ। तो लाजमी बात है सफिशिएंट, जैसे स्मोकिंग है, अगर आप पर्टिकुलर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो COPD या RTI काज कर सकता है, काज कर सकता है, बट इट इज़ नॉट दी नेसेसरी काज, इज़ द सफिशिएंट काज। बहुत से लोग 20-20 साल भी जो है ना स्मोकिंग करते हैं, उनको लंग्स कैंसर नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 2-4 साल या 5 साल स्मोकिंग करते हैं, उनको COPD हो जाती है, COPD से आगे जाके उनको लंग्स कैंसर काज हो सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन दी अदर फैक्टर्स। अगर वो स्मोकिंग भी कर रहा है, सही है, और उसकी न्यूट्रिशन भी पूर है, ओके, और फिर वो कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है, कॉटन फैक्ट्री में जहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी है, और फिर उसकी न्यूट्रिशन भी कम है, तो लाजमी बात न्यूट्रिशन कम होगी तो उसका इम्यून सिस्टम भी कम होगा। तो ये सारे फैक्टर स्मोकर के साथ मिल के इस डिज़ीज़ के आउटकम को स्पीडी अकर होने में टाइम पीरियड मिनिमाइज कर देती है। ओके, दिस इज सफिशिएंट काज में। सफिशिएंट काज में अगर उसके साथ और फैक्टर, मिसाल के तौर पर उसकी न्यूट्रिशन पुअर है और वो कॉटन फैक्ट्री में भी काम कर रहा है जहाँ पे डस्ट और उन चीज़ों से वो एक्सपोज हो रहा है, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन कम है, तो उसके इम्यून सिस्टम भी वीक है, तो कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो लाजमी बात है इसकी लो सोशो इकोनॉमिक भी है। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो मिल के स्मोकर को किसी COPD जो उसको 20 या 30 साल में होना था उसने 5 साल में ही हो गया उसको, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर है उसने भी कंट्रीब्यूट किया उस डिज़ीज़ को हैपनिंग होने में, उसकी अक्रेंस होने में, स्पीड अप किया, एक्सीलरेटर को ज़्यादा उसने प्रेस कर दिया। सपोज़ इफ़ एनी अ स्मोकर, अगर एक कोई स्मोकर है और उसकी न्यूट्रिशनल अच्छी है और उसकी सोशो इकोनॉमिक भी अच्छा है और वो उसकी सोशो इकोनॉमिक भी अच्छा है और वो अच्छे इन्वायरमेंटल फैक्टर में रह रहा है और उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी लंग्स कैंसर होने के जो है ना हिस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है ये डिज़ीज़ उसको होने में टाइम लगे, इट्स अ मे बी। Now, but the another concept is the necessary cause. नेसेसरी काज ये है कि सपोज फैक्टर एफ जो है ना वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और ये जाके TB काज करेगी। वाइब्रो कॉलरा जो है ना वो काज करेगी कॉलरा, और टाइफाइड काज करेगी
सल्मोनेला टाइफाई जो है ना वो काज करेगी टाइफाइड। अब इसको समझने के मसला ये है, अब आप देखेंगे इन सब चीज़ों में, इन सारों के साथ जो दूसरे रिस्क फैक्टर हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन, वो है स्मोकिंग भी है, पूर इन्वायरमेंट भी है, पूरी इन्वायरमेंट भी है, पूर सैनिटेशन भी है। ये दूसरे फैक्टर, सफिशिएंट फैक्टर भी इसके साथ हैं। और इन्वायरमेंटल हो गया, पूर सैनिटेशन हो गया, लो सोशो इकोनॉमिक भी हो गया। नाउ सी है, लेकिन ये सारे सफिशिएंट फैक्टर है, लेकिन जो फैक्टर एफ है जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वाइब्रो कॉलरा एंड टाइफाई, अगर ये वजूद नहीं होगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा तो टीबी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर एफ जो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इट इज़ द नेसेसरी काज टू बी हैपन द ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस होने के लिए ये लाजमी है कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का फैक्टर लाजमी हो। वाइब्रो कॉलरा के लिए नेसेसरी काज जो है ना वो वाइब्रो कॉलरा जो है ना, कोलेस्ट्रिडियम जो है ना, इसकी जो भी बैक्टीरियल पैरासाइट वो है, बैक्टीरिया है, पैथोजिन है, उसका होना लाजमी है। इसी तरह टाइफाइड के लिए सल्मोनेला टाइफाई ए एंड बी जो भी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ द नेसेसरी टू बी प्रेजेंट इन द कॉजेटिव फैक्टर्स टू द काज और टू दी क्रिएट द आउटकम ऑफ द टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड मतलब नेसेसरी का मतलब ये है कि वो फैक्टर, वो कॉजेटिव फैक्टर लाजमी होना चाहिए आउटकम के हैपनिंग होने में या आउटकम के पैदा होने में। अगर वो सपोज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो टीबी काज नहीं होगा। तो नेसेसरी काज के लिए ये लाजमी है कि अगर वो काज नहीं होगा तो वो आउटकम नहीं हो सकता। मे भी कॉलरा जो है ना वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से हो सकता है, वो भी हो सकता है, कंटामिनेटेड और फूड और वाटर वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से वाइब्रो कॉलरा जो है ना काज किया था। जैसे कि हमने जॉन स्नो की जो है ना हिस्ट्री पढ़ी थी, जॉन स्नो ने वो तो कहा था कि वाकई ही वाइब्रो कॉलरा जो है ना वो काज तो है, इज़ अ नेसेसरी काज, लेकिन इस नेसेसरी काज के पीछे सफिशिएंट काज क्या था, वो था कंटामिनेटेड वाटर, जो कि ब्रॉड स्ट्रीट के पंप से जो है ना लोग जो पानी पी रहे थे उनमें वाइब्रो कॉलरा ज़्यादा आ रहा था, उन लोगों में जो है ना कॉलरा के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे लंदन के अंदर। तो उसने कहा कि जो कंटामिनेशन वाटर हो रही थी पंप की वजह से, द कंटामिनेटेड वाटर वाज द सफिशिएंट काज विच इज़ प्रोसीड द नेसेसरी काज टू क्रिएट द कॉलरा, टू आउटब्रेक ऑफ द कॉलरा उस वक्त। मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में जो कि हमने पढ़ा कि काजेशन ऑफ द डिज़ीज़ क्या होती है, द काज क्या हो सकता, असबाब क्या हो सकते हैं डिज़ीज़ के, तो उसमें दो जो टर्म्स हैं जो रोथमैन ने बताया, सफिशिएंट काज एंड द नेसेसरी काज। सफिशिएंट काज हर एक नेसेसरी, हर एक कंपोनेंट काज हो सकती है जो किसी डिज़ीज़ को प्रोसीड करे, किसी डिज़ीज़ की अकरेंस में जो है ना वो एक्सेलरेट करे। मिसाल के तौर पर स्मोकर है, स्मोकिंग जो है ना अगर वो कंटिन्यूस जारी रखे तो उसको जाके वो COPD या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसमें ये होता है कि सफिशिएंट काज में अगर एक भी कंपोनेंट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, मिसाल के तौर पर हमने इंडिविजुअल्स लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे स्मोकिंग सेजेशन प्रोग्राम या कैंपेन चलाया, तो जब उसने स्मोकिंग को क्विट कर दिया तो हो सकता है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो कि बढ़ रहे थे उस कम्युनिटी के अंदर या उस इंडिविजुअल्स के अंदर, ये भी कम होना शुरू हो गए।
तो ये यहाँ पर कंसेप्ट बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि सफिशेंट काज में हर एक फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर लें तो उससे नंबर ऑफ द केसेस जो है ना कम होना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक फैक्टर को एड्रेस करना, हर एक सफिशेंट फैक्टर को एड्रेस करना, तो उससे क्या होगा, डिज़ीज़ की जो है ना आउटकम के नंबर्स, फ्रीक्वेंसी में, नंबर्स में, प्रोपोर्शन में या बर्डन में या प्रीवलेंस में नंबर कम होना शुरू हो जाएंगे। इट्स ऑलवेज भी हैपन। सपोज जैसे कि वाइब्रो कॉलरा, जॉन स्नो ने क्या किया था, जॉन स्नो ने वाइब्रो कॉलरा के जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट नहीं किया था, उसने जो टारगेट किया था पंप को, कि किस पंप से जो है ना ज़्यादा, जो पंप है वो कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई कर रहा है और उसकी वजह से ज़्यादा वाइब्रा के केसेस हो रहे हैं। तो जब उसने स्टैटिक्स जब डेटा गैदर किया, तब उसने देखा कि जो ब्रॉड स्ट्रीट का जो पंप है, वो जो पंप है उसकी जो है ना सेवरेज पाइपलाइन उसके अंदर लीक होके उसको नीचे ग्राउंडेड वाटर को ज़्यादा जो है ना कंटामिनेटेड कर रही है। और उस ब्रॉड स्ट्रीट के जो पानी जो पी रहे थे जो वहाँ के अवाम, वहाँ के पॉपुलेशन, तो उसमें वाइब्रो कॉलरा ज़्यादा जो है ना फैला। जब उसने ब्रॉड स्ट्रीट के पंप के हैंडल को तोड़ा या उसको निकाला, तो उसने देखा कि वाइब्रो कॉलरा के केसेस बहुत ही कम होने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये था कि उसने एक सफिशेंट काज को एड्रेस किया और उससे वाइब्रो कॉलरा के केसेस कम होना शुरू हो गए। इसी तरह आपने टाइफाइड बेरी का केस पढ़ा होगा, टाइफाइड बेरी वाला, जिसने सुपर जो इंस्पेक्टर थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ के इंस्पेक्टर थे, उसने जो टाइफाइड बेरी को जाके जो है ना कैप्चर किया। जब उसको क्वारंटीन किया आइसलैंड के अंदर, तो टाइफाइड के केसेस यूएसए में कम होना शुरू हो गए। जब नेक्स्ट अगेन उसको रिलीज़ किया गया, तो अगेन फिर टाइफाइड के केसेस बढ़ने लगे। फिर उसको कैप्चर किया, फिर अगेन उसको क्वारंटीन किया गया आइसलैंड के अंदर टिल टू दी डेथ ऑफ दी टाइफाइड, तो टाइफाइड के केसेस होने कम हो गए। तो उसने उस कैरियर को पकड़ा, उस रिस्क फैक्टर, एक सफिशेंट काज को पकड़ा और उससे जो है ना नंबर ऑफ द केसेस कम होना शुरू हो गए। तो आई होप इन द टुडे लेक्चर्स उसने आपकी जो है ना काज, नेसेसरी काज और सफिशेंट काज के बारे में जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया होगा। आखिरी में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो कि मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिएगा। इट विल इन्हांस योर knowledge and grip and the information about the epidemiology। लास्ट में आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो नया लेक्चर जैसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।